हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आज आपके सामने फिजिक्स क्लास 12th के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें मैंने पीडीएफ में ही आपको समझाते चलूँगा और आपको करवाते चलूँगा और पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/ε0। और सेकेंड क्वेश्चन है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। जो एप्सिलॉन जीरो जो होता है विद्युतशीलता होती है, उसका मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आप कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन यानी बल, कूलम यानी आवेश, बल प्रति आवेश, बल बटे आवेश इसका मतलब। और चौथा क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। और बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E जो होता है, E जो समानुपाती 1/r² के होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने यहाँ E से दर्शाया है तथा दूरी को r से दर्शाया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r² होती है। और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। A यहाँ पर कूलम हो और T यहाँ पर समय। और यहाँ पर लघुत्तरी के प्रश्न 3 अंक वाले करेंगे हम। तो विद्युत आवेश के गुण, तो विद्युत आवेश में जो होता है सजातीय आवेश में सदैव प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेश जो होते हैं प्लस या प्लस, जैसे आप 2 प्लस को जोड़ोगे तो वो हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे प्लस और माइनस ये हमेशा आकर्षित करते हैं। रगड़ने की प्रक्रिया में एक पदार्थ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही पदार्थ में ऋणावेश उत्पन्न होता है। जैसे ही हम रेशम का कपड़ा या कांच के टुकड़े को लेते हैं, तो उसमें रेशम के कपड़े में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, कांच की छड़ में उतना ही ऋणावेश भी उत्पन्न हो जाता है। और आवेश की एक वस्तु से दूसरी वस्तु स्थानांतरित हो सकता है। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रक जो चलते हैं तो उनमें रस्सियाँ लगाई जाती है जिससे उनका आवेश जो है सारा भूमि में समाहित किया जा सकता है। तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कूलम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा। तो कूलम का नियम होता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम है। इसका मतलब मैं इसको समझाते चलता हूँ। माना कि दो आवेश हमने Q1 और Q2 लेते हैं और जिनके बीच की दूरी r लेते हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है इनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो आवेश जो है हमारे Q1 और Q2 है तो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी यहाँ पर r होती है हमारी, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होता है। तो समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं इनको। समीकरण 1 व 2 से हम Q1 Q2/r² मिलाकर लिख देते हैं। और फिर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर k एक कॉन्स्टेंट नियतांक लगता है, समानुपाती नियतांक, जिसका मान 1/4πε0 होता है, जिसका मतलब 9.9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अतः F बराबर जो आ जाएगा हमारे दोनों का मिला के 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन में आएगा ये बिल्कुल। और यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो में पहले ही बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन जीरो जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जो है 8.85 × 10⁻12 होती है। इसका मात्रक भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र अगर निकालते हैं तो m इनवर्स L3T³ A² होता है। तो कूलम बटे न्यूटन इंटू मीटर कर सकते हैं आप, कूलम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब एकांक आवेश की परिभाषा निकालते हैं। यदि Q1 और Q2 को हम एक कूलम मानते हैं और दूरी अगर 1 मीटर मानते हैं, तो बल जो होता है 1/4π इंटू यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूरी का वर्ग करते हैं, 1/1 का स्क्वायर करते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 ऐसा कैसा रह जाता है।
और हम यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं कि 1/4πε0 9 × 10⁹ के बराबर होता है न्यूटन। तो यहाँ पर हम एकांक आवेश की परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो समान आवेश निर्वात या वायु में समान दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻10 न्यूटन हो तो उनमें प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यदि दो समान आवेश वायु या निर्वात में समान आवेश हम Q1 और Q2 को Q मान लेते हैं और समान दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाता है। तो वो ऐसा आवेश कहलाता है एकांक आवेश। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण हम पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे ये कोई बिंदु है, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ से प्रारंभ होकर ये ऋणावेश पर समाप्त होती है। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे विद्युत बल रेखा है और ये किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर जा रही है। और इसका चौथा गुण देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं खींची हुई रबर के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये आपस में देखिए, इनको देख लेते हैं तो ये आपस में सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। इसको देखिए तो इसमें जो होता है आकर्षण होता है प्लस और माइनस के कारण, विपरीत आवेश के कारण। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत 5 पॉइंट ले रहे हैं हम। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत अधिक से अधिक फैलने का प्रयास करती है। यही कारण कि विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत होती है। देखिए इसके लंबवत जा रही है तो ये आपस में फैलने का काम करती है, फैलने का प्रयास करती है तो इसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। फिर ये एक और देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती है या समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं जो देख रहे हैं आप, ये रही, ये चालक की सतह है, इसके लंबवत निकल रही है बिल्कुल। ये देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब देखिए इसके अंदर से होकर नहीं गुजरेगी विद्युत बल रेखाएं, प्लस और माइनस है तो डिफ्यूज हो जाएगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जहाँ अधिक होता है तीव्रता अधिक होती है, जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ तीव्रता कम होती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो रहा है वहाँ पर तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर घनत्व कम होता है वहाँ पर तीव्रता भी कम होती है। यानी घनत्व के भी आप इसको समानुपाती मान सकते हैं आप समझने के लिए। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है किंतु उनके द्वारा वक्र प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये इनके द्वारा ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र किसी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेशित कण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। माना कोई एकांक किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण आ जाते हैं तो वह उसके द्वारा बल का अनुभव करता है, तो यह जो पूरा क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण उसके बल का अनुभव करता है, और इसमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। ई जो होती है F/Q, F यानी बल, Q यानी आवेश, और ये आपको पता ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन जो होता है mL/T - 2, और इसमें कूलाम लगा देते हैं नीचे,
तो कूलाम यानी AT, तो AT जो होता है A इन्वर्स हो जाएगा और T नीचे से ऊपर आके T-2 था तो T-3 हो जाएगा ऊपर आएगा। तो अब देखिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स जो होता है इसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरती है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ऐसी कोई रेखाएं जैसे ये है जो उसके सतह से बिल्कुल अभिलंबवत गुजर रही है, इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, इसलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ऐसी बल रेखाएं जो किसी सतह से लंबवत निकलती है, माना ये कोई बल रेखा है जो सतह से लंबवत निकल रही है, ये विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है तीव्रता गुणित क्षेत्रफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाते हैं, तीव्रता को अपन ई द्वारा दर्शाते हैं और इस पर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। EDS हो जाता है क्षेत्रफल के कारण DS, तो फाई बराबर EDS, वेक्टर हटाते हैं हम कोस थीटा लग जाते हैं। और ये आपको पता है विद्युत ये तीव्रता होती है, DS अल्प क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ का, और फाई थीटा जो हो जाता है E और DS के बीच बना कोण। तो इसका SI मात्रक देख लेते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है mL/T-2 होता है, तो इसमें AT का अपॉन कर देते हैं, यानी कूलाम का मात्रक 80 होता है, तो 80 अपॉन होता है तो T ऊपर चला जाता है, T-3 हो जाता है और A इन्वर्स हो जाएगा, A⁻1 हो जाएगा, सॉरी। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न करते हैं, 5 अंक वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा एक न एक प्रश्न। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब विद्युत द्विध्रुव देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति, जिसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोल सकते हैं, और दूसरी है निरक्षीय स्थिति, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति बोल सकते हैं। अक्षीय स्थिति क्या होता है, जब कोई बिंदु द्विध्रुव द्वारा बढ़ाई गई उस अक्ष पर स्थित हो तो अक्षीय स्थिति कहलाता है। जब कोई बिंदु जैसे मान लिया कोई बिंदु Q है ना, तो ये विद्युत द्विध्रुव द्वारा बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित होता है, तो ऐसे द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूँ। माना ये Q कोई बिंदु है और इसको बढ़ाए अक्ष पर स्थित है, द्विध्रुव द्वारा बढ़ाई गई दूरी पर स्थित है, तो इस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जा सकता है, बिल्कुल। और फिर अब ये हम यहाँ पर एक इसका चित्र बनाकर बिल्कुल सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना AB कोई द्विध्रुव है, AB कोई द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की दूरी 2L हो गई है, A और बीच के दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2L हो जाती है। सॉरी आप थोड़ा लेट हो गए। इसके मध्य बिंदु से O से R दूरी पर कोई स्थित बिंदु P है। ये देखिए यहाँ मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जी, तो यदि हम बिंदु ए पर एकांक धनावेश की कल्पना करें तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, इसको अपन E1 मान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यहाँ पर E1 बराबर 1/4πε0 Q/r+L² लिख रहे हैं। यहाँ पर r+L² क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा, R में +L, तो देख लीजिए +R+L², और फिर -Q आवेश के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो E2 बराबर Q/R1 R-L² लिखते हैं इसको। तो ये देखिए इसमें R-L² क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें -Q आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है तो इसको आर में से एल को घटाएंगे। अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं बिंदु पी पर। तो ई जो होता है E2 माइनस E1 इनको घटाकर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आया था 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। तो अब हम 1/4πε0 अपॉन इंटू क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यू आर, ये आर प्लस एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर माइनस एल स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर दोनों का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, आर प्लस एल स्क्वायर और आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। और इसको हम ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। फिर हम यहाँ पर करते हैं आर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ पर भी 2rl आएगा क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसलिए। और ये माइनस ये यहाँ पर आर प्लस एल स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो आर माइनस एल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। नहीं, ये पूरा जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एल स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर इसको नगण्य मान लेते हैं क्योंकि आर की अपेक्षा एल काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर इसको नगण्य मान लेते हैं, इसको एल को, जितनी भी जगह एल है यहाँ पर इसको नगण्य मान लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन 4rl अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल। यहाँ पर हमारा बचेगा 4rl 2rl प्लस 2rl 4rl अपॉन एल स्क्वायर तो हमारा पहले ही कट गया है। और आर का क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की घात 4 हो जाएगी। तो 1/4πε0 4rl। और यहाँ पर अगली स्टेप में फिर हम इसको 4rl इसको हम 2 इंटू 2ql लिख सकते हैं, क्योंकि जो कि q जो होता है q इंटू एल हो सकता है, आर से आर कट जाएगा। और हम जिसको फिर आगे देखते हैं 1/4πε0 2 इंटू 2ql लिख सकते हैं, 2 इंटू 2ql बिल्कुल। और फिर यहाँ पर जो होता है 2ql जो होता है 2p होता है। तो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, इसलिए p बराबर 2ql। फिर इसका हम निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक निकालेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो विद्युत लंबार्धक रेखा में स्थित हो, इस पर निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जा सकता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव की अक्ष की लंबार्धक रेखा पर स्थित हो, तो इससे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जा सकता है, बिल्कुल। तो अब इसको हम आगे करते हैं। माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी, यहाँ ये कोई विद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं। जी आप देख सकते हैं, इनके दोनों के बीच की दूरी अपन ने 2l ली है। इनके बीच में मध्य बिंदु O, जिस पर r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आप याद रखिएगा। बिंदु P पर यदि कोई एकांक धनावेश की कल्पना करे, तो यहाँ पर एकांक धनावेश हम कल्पना करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता होती है E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें भी यहाँ पर वही होगा, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, बिल्कुल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि आधे एल और आधे आर से मिलकर बना है, आधे एल और आर से मिलकर बना है, सॉरी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
इसको फिर हम माइनस करेंगे तो ई वन बराबर E2, इसको ई मान लेते हैं पूरा, तो इस ई बराबर E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, इसको हम मानना है ई बराबर ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा। इसको अपन ने ई माना था इसलिए यहाँ पर ई पुट कर दिया ई साइन थीटा। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो होती है 0 आ गई है। और फिर हम क्षैतिज घटकों का बीजगणित योग करते हैं। ये आपको ऊपर बताता हूँ मैं, E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। ये देखिए, ये क्षैतिज घटक हैं कोस थीटा वाले, और ये था ऊर्ध्वाधर घटक। फिर इसका बीजगणित योग करते हैं तो फिर हमने E1 E2 को ई माना था इसलिए 2E कोस थीटा हो जाता है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो हो जाती है 2E साइन थीटा हो जाती है। तो फिर हम यहाँ पर फिर लगाते हैं फॉर्मूला 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² प्लस L², फिर L/√r² प्लस L²। यहाँ पर फिर ये जो दोनों ऊपर का 2QL हो जाएगा 1/4πε0 r² प्लस L²। यहाँ पर और अंडर रूट में ये ऐसा कैसा ही रहेगा। फिर हम त्रिभुज AOP में देखते हैं कोस थीटा जो है 1/r² प्लस L² है, जहाँ पर ये कोस थीटा जो है ये है 1/r² √r² प्लस L² होता है, कोस थीटा जो वैल्यू होती है। तो इसमें L² फिर से यहाँ पर आर की तुलना बहुत ही कम है, इसलिए एल की हम उपेक्षा कर देते हैं। 1/4πε0 P/r² इंटू आर, P/r² इंटू आर। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने एल को हटा दिया है, तो अपन r² इंटू आर हो गया। P जो होता है फिर आपको वापस अनुमेय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा 2Q इंटू एल होता है, ये दुगना होता है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये r² इंटू आर क्यूब हो जाता है, 1/4πε0 P/r³ हो जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत फ्लक्स से संबंधी गॉस प्रमेय, गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह आप अच्छी निरक्षी स्थिति में से आप कोई एक व्यंजक करते हैं या फिर निम्न नहीं भी करते तो आप ये गॉस प्रमेय से काम चल जाएगा आपका। गॉस प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पूरा बंद पृष्ठ है, ये जो आपको गोला दिख रहा है, और इसके अंदर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1Q है। यहाँ पर इसका 1/ε0 गुना होता है। इसमें जो होता है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है छोटा सा गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम है, सॉरी। तो इसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर माना हमने कि एस कोई बंद पृष्ठ है, उसमें बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ से हम दूरी R ले लेते हैं और फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है, और लंबवत जो निकलता है इसका ds क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर थीटा होता है इन दोनों E और ds के बीच बना कोण। और फिर यदि पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q हो तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है Q phi, विद्युत फ्लक्स जो होता है phi E 1/ε0 इंटू Q होता है। तो अब हम फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार ही चलेंगे। इसको यहाँ पर हम d phi E लिख लेते हैं इसको पूरे को, और यहाँ पर EDS जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करता है। E और DS ये हमने देखा था, यहाँ पर Q जो है E और DS से मिलकर बना है। तो d phi E बराबर EDS, और यहाँ पर वेक्टर हट जाएगा तो कोस थीटा लग जाएगा। कोस थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर d phi E बराबर EDS ही हो जाएगा। तो अब d phi E बराबर E का मान रख देते हैं यहाँ पर 1/4πε0 Q/r² इंटू ds, और फिर यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का निकलना है, अतः हम इसको समाकलित कर देते हैं। तो यहाँ पर d हट जाएगा हमारा और phi E हो जाता है, इसको समाकलित कर देते हैं 1/4πε0 Q/r² ds। फिर यहाँ पर जो है कांस्टेंट राशि जो है हट जाती है 1/4πε0 Q/r², और ds इसके अंदर रह जाता है। तो ds का s हो जाता है अगर समाकलन कर दिया हमने तो phi 1/4πε0 Q इंटू एस Q/r² इंटू एस। और एस जो होता है हमारा गोले का क्षेत्रफल होता है एस, जैसे कोई गोला है इसका क्षेत्रफल है 4πr²।
तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है, 4πε0 का 4π हो जाता है और आर स्क्वायर बचता है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी हो जाता है, सॉरी। तो 1/ε0 इंटू क्यू, यही गॉस का प्रमेय है और इसे सिद्ध कर दिया है पूरा हमने। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम याद कीजिए। कूलॉम के नियम की स्थापना, तो हमने यहाँ पर कोई बिंदु माना, कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यदि बिंदु O पर R त्रिज्या से गोले की कल्पना करते हैं तो काल्पनिक गोला विद्युत क्षेत्र के समतुल्य हो जाता है पूरा। तो गोलाकार पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा इसमें भी सेम रहेगा, फाई बराबर EDS हो जाएगा। फाई बराबर EDS कोस 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए EDS हो जाएगा। फाई और ई यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, हमारा समाकलित कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर DS का समाकलन S हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू एस, ई का मान E इंटू एस जो होता है हमने 4πr², गोले का क्षेत्रफल होता है E इंटू 4πr²। किंतु गॉस का नियम जो हमारा कहता है फाई बराबर 1/ε0 इंटू, ये अभी हमने किया है। समीकरण 1 मान लेते हैं, फाई बराबर E इंटू 4πr²। और गॉस के प्रमेय फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। फिर समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, E इंटू 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू, ये हम दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। तो E बराबर 1/4πε0, यहाँ ये बटे में आ जाएगा Q इंटू R²। यदि गोले की सतह पर कोई अन्य आवेश Q0 स्थित हो, ये गोले की सतह पर कोई अन्य आवेश Q0 स्थित हो, तो इस पर देखिए आप F/Q0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा जो होता है 1/4πε0, ये हमारे Q इंटू R², ये हमारे F9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो यहाँ पर F जो हो जाएगा E इंटू Q∈0, ये Q∈0 E के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, F बराबर E इंटू Q0। फिर इसमें E का मान रख देते हैं, वापस पुट कर देते हैं, तो F बराबर 1/4πε0 Q/R² था, और यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इंटू Q0 हो जाएगा, Q इंटू Q0/R², यही कूलॉम का नियम है। तो आपको समझ में आया होगा, एक समान आवेशित। फिर हम ये अगला क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट है इस चैप्टर का। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है, स्पष्ट करना है। तो माना हमने कोई PQRS अनंत विस्तार की आवेशित चादर है। ये पहले हम PQRS चादर को मान लेते हैं जिस पर अनंत आवेश है, आवेशित चादर है, उसका A क्षेत्रफल है और Q इसका आवेश है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आपने सिग्मा देखा होगा, सिग्मा बराबर Q इंटू A, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा, तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A, Q जो है इधर चला जाएगा और सिग्मा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आवेशित चालक की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स EA होगा। यदि आवेशित चालक से प्रत्येक विद्युत फ्लक्स जो है EA माना जाएगा, इससे गुजरने वाला प्रत्येक विद्युत फ्लक्स, तो फाई जो होगा ये और EA से मिलकर बना होगा, क्योंकि अंदर का आवेश और विद्युत फ्लक्स और बाहर का विद्युत फ्लक्स, तो ये 2EA हो जाएगा। और गॉस का प्रमेय हमारा क्या कहता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं, 2EA अपॉन 1/ε0 इंटू क्यू, E अपॉन 1/ε0, और ये यहाँ पर 2 हमारा नीचे चलाएगा, सिग्मा अपॉन 2A और A, सिग्मा अपॉन A इंटू 2A। तो यहाँ पर ये A से A कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा जो मिलाकर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2/ε0, यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी अनंत। एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा हमें। तो हमारा आज का एक न्यू चैप्टर फिनिश होता है। सेकंड चैप्टर भी आपको करवा देता, लेकिन ये
काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगी है इसको करने में। और फर्स्ट टाइम में कुछ गलती हो तो भी, मिस्टेक हो ही तो क्षमा करें। ठीक है, धन्यवाद।